So, hello everyone, welcome to Vyas IS. This side Muskan, and this is your next lecture of Mission UPSC 2027. आज का जो हमारा टारगेट है वो है डे 41, जिसमें हमने चैप्टर 5 जुडिशरी के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस लिए. फिलहाल के लिए हमने 4 क्वेश्चन इसमें लिए हैं, बाकी के जो अगले क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट डे में आपको टारगेट में मिलेंगे. सो स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था. पहला क्वेश्चन था व्हाई डू वी नीड अ कोर्ट, कि हमें कोर्ट वगैरह क्यों चाहिए, क्यों हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्यों हमें सुप्रीम कोर्ट, क्यों हमें हाई कोर्ट, इन तीनों कोर्ट्स की नीड है. क्या इनके बिना काम नहीं चल सकता? तो कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट इसलिए ज़रूरी है कि देश में जो भी लॉ एंड ऑर्डर जो बनाए जा रहे हैं पार्लियामेंट के द्वारा, क्या वो ढंग से मेंटेन हो रहे या नहीं हो रहे. किसके लिए ज़रूरी है कोर्ट्स? तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए है, एंड इंश्योर करने के लिए कि सबको जस्टिस मिले. कहीं भी अगर लग रहा है वायलेशन हो रहा है तो कौन देखेगा कि वायलेशन के लिए इंसान को इंसाफ मिले या यू कैन से जस्टिस मिले. वो किसका काम है? वो भी कोर्ट का काम है. एंड प्रोटेक्ट करना क्या? राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी. हर एक इंडिविजुअल्स की सोसाइटी में जो भी रह रहे हैं उन सबकी राइट्स को प्रोटेक्ट करना. कौन सी राइट की बात हो रही है? फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है. सो कुछ रीजंस की क्यों कोर्ट नेसेसरी है. पहला रीज़न हमारे पास आता है अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ. अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है, आपको रूल ऑफ लॉ तो पता है क्या होता है. तो कोर्ट ये इंश्योर करने की कोशिश करता है कि जितनी भी लॉज हैं, जितनी भी लॉज हमारे देश में हैं, वो हर एक सिटीज़न फॉलो करे और हर एक सिटीज़न पे अप्लाई होए. ऐसा ना हो कि किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, ठीक है, और कोई भी आर्बिट्ररी एक्शन ना हो. उसके लिए लॉ क्या कहता है कि रूल ऑफ लॉ है कि जो लॉ है सब पे अप्लाई होगी, चाहे कोई भी इंसान हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या उनका कास्ट है, क्या उनका जेंडर है, क्या उनका स्टेटस है. सो कोर्ट ये इंश्योर करता है दैट लॉज आर फॉलोड एंड अप्लाइड इक्वली टू ऑल द सिटीजन्स, प्रिवेंटिंग आर्बिट्ररी एक्शंस बाय इंडिविजुअल्स और अथॉरिटीज़. ठीक है. देन वी हैव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. कल भी पढ़ा था हम लोगों ने कि कोर्ट का काम है जितने भी रेजोल्यूशन है उसको जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रेजोल्यूट करना, उनको सॉल्व करना. तो कहीं ना कहीं कोर्ट क्या करता है? प्रोवाइड करता है एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन द गवर्नमेंट, विच इंश्योर्स फेयरनेस एंड जस्टिस. ठीक है. जस्टिस और फेयरनेस के लिए क्या इंश्योर करता है? कोर्ट कोशिश करता है कि जितने भी तरीके के डिस्प्यूट्स हैं, चाहे सिटीजन्स के बीच में हो, चाहे सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के बीच में हो, या फिर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो ये सारी चीज़ों को, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है कि हर किसी को फेयरनेस हो, हर किसी में जस्टिस मिले, हर किसी को. ठीक है. ऑल्सो हमारी राइट्स और हमारे फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? कोर्ट का काम है. कोर्ट सेफगार्ड फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स बाय एड्रेसिंग वायलेशंस एंड अपहोल्डिंग ऑफेंडर्स अकाउंटेबल. कि अगर कोई भी काम गलत हो रहा है, कोई भी लॉ को वायलेट कर रहा है, तो किसका काम है? कि कोर्ट का काम है कि कोर्ट हमें इस चीज़ के लिए सिटीजन्स को सेफगार्ड प्रोवाइड करें. इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, किसका काम है? ये भी कोर्ट का काम है. ठीक है. कोर्ट क्लैरिफाई करता है द मीनिंग एंड द स्कोप ऑफ लॉज विच इंश्योर दैट दे आर अप्लाइड कंसिस्टेंटली एंड अप्रोप्रिएटली. ठीक है. समझ आ रही है बात? तो कोर्ट का ये भी काम है कि लॉज वगैरह जो है कंसिस्टेंटली अप्लाई होए. ठीक है. ये सारी चीज़ें भी काम होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज. देन वी हैव इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं कोर्ट का ये भी काम है कि जो बाकी के आपके गवर्नमेंट के ब्रांचेज है, जैसे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, इवन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के काम को चेक करना कि क्या काम ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा. इवन अगर पावर जो यूज़ कि पावर ढंग से मिसयूज़ तो नहीं हो रही. चेक्स एंड बैलेंसेस वगैरह का काम है कोर्ट का. एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशन प्रिवेंटिंग मिसयूज़ ऑफ पावर. देन वी हैव सोशल स्टेबिलिटी. सोशल स्टेबिलिटी की हम बात करें तो कहीं ना कहीं कोर्ट का ये भी काम है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे वायलेंस फैल रहा है या अपने हिसाब से एक्शंस हो रहे, क्योस हो रहा है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं ये कंट्री में अगर किसी भी तरह का क्योस हो रहा है, तो काम किसका है सॉल्व करने का? किसका काम है? कोर्ट का. कोर्ट कैसे काम वो रिजॉल्व करता है? कोर्ट एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट डिक्लेयर कर दी, लेट्स से सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये चीज़ होगी, इस लड़ाई पे ये निर्णय हम ले रहे हैं, तो दैट्स अ फाइनल डिसीजन. तो कोशिश करता है कोर्ट कि रिजॉल्व करे कॉन्फ्लिक्ट्स को और इंश्योर करे कि सबको जस्टिस मिले. कोर्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू सोशल हार्मनी एंड स्टेबिलिटी, प्रिवेंटिंग क्योस एंड विजिलेंट एक्शंस. सॉरी. कोर्ट क्या कंट्रीब्यूट करता है? कोर्ट कोशिश करता है कि सोशल हार्मनी हो एंड स्टेबिलिटी हो, कोई भी क्योस वगैरह ना हो. ठीक है. प्रोमोटिंग जस्टिस एंड इक्वालिटी. प्रोमोटिंग जस्टिस एंड इक्वालिटी का क्या मतलब है? कि कोर्ट ये इंश्योर करता है कि जस्टिस जो है सबके पास पहुँचे. ऐसा ना हो कि ऐसी जस्टिस दी जा रही है कि रिच सेक्शन ऑफ द लोगों को तो हमने वो जस्टिस दिला दी बट वहीं पुअर को नहीं मिल पा रही है. तो जस्टिस इस तरीके से हो कि वो इम्पार्शियल हो, बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, और ट्रस्ट हो लीगल सिस्टम में कि भाई इस तरीके से जस्टिस दो कि जो सिटीजन्स हैं आपके इंडिया के या कोई भी कंट्री के, उनको ट्रस्ट हो अपने लीगल सिस्टम पे कि हाँ
हमारा जो कोर्ट है, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी निर्णय लेगा वो हम सबको कंसीडर करते हुए लेगा, हमें भरोसा है ऐसे डिसीजंस की लोगों को ट्रस्ट हुए. सो इन समरी, courts are the backbone of a civilized society which ensures justice, equality and the smooth functioning of the legal framework. ठीक है. The next question is, what does an important judiciary mean, independent judiciary mean? कि independent judiciary का क्या मतलब होता है और क्या हम कह सकते हैं कि judiciary dependent है? How can we say that judiciary is dependent? हमने कल भी देखा था कि कुछ matters में ऐसा है कि judiciary थोड़ा बहुत dependent है या थोड़ा बहुत connected है. तो हमें यही बताना है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है और डिपेंडेंट किस तरीके से है जुडिशरी. ठीक है, 2 क्वेश्चन है इसके अंदर कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब वो जुडिशरी हो गया, वो एक जुडिशियल ब्रांच जो बिना किसी के इन्फ्लुएंस से, बिना एग्जीक्यूटिव, बिना लेजिस्लेटिव के इन्फ्लुएंस होके एक डिसीजन ले रही है. ठीक है. सो एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स दैट द जुडिशियल ब्रांच ऑपरेट्स विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांचेस, पॉलिटिकल पार्टीज और इवन एक्सटर्नल एंटिटीज़ की किसी के भी इम्पैक्ट से, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस ना हो रही हो. ठीक है, किसी भी के किसी के भी आप ऐसे कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियंस के थ्रू बायसनेस से ना हो रहा कि पॉलिटिशियंस ने पावर दी तो कोई ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो. इंडिपेंडेंट जुडिशरी जिसमें इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले रहा है बिना किसी को इन्फ्लुएंस हुए. इट इंश्योर्स दैट जजेस कैन मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द लॉ एंड फैक्ट. ये इंश्योर करने की कोशिश करता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी कि जो भी जजेस डिसीजन ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं लॉ के हिसाब से ले रहे हैं या फैक्ट के हिसाब से ले रहे हैं, जो बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी बायसनेस और बिना किसी रेपरकशन के डर से है कि अगर मैंने ऐसा डिसीजन ले लिया, भाई कोर्ट को ऐसा फील ना हो रहा हो कि कोई डिसीजन ले ले तो उसके बदले में कोई उनको धमकी दे दे, फियर ऑफ रेपोकेशन ना हो. ठीक है, तो यही चीज़ है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हम तब कहेंगे जब किसी प्रेशर के बिना, किसी बायसनेस के बिना और किसी फियर ऑफ रेपोकेशन के बिना हम कह सकते हैं कि डिसीजन लिया जा रहा है बाय जजेस. सो दिस इंडिपेंडेंस इज क्रूशल टू मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ, इंश्योरिंग जस्टिस एंड प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स राइट, कि सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करना. कि इंडिपेंडेंट की फीचर्स की अगर मैं बात करूँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, कैसे हम कह सकते हैं कि एक जुडिशरी इंडिपेंडेंट है जब वो किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से, आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस नहीं हो रही हो, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं हो रही हो, फ्रीडम हो कि जजेस जो है कोई भी पॉलिटिकल फैक्टर, कोई भी इकोनॉमिक फैक्टर, कोई भी सोशल प्रेशर से इफेक्ट ना हो रही हो. सेपरेशन ऑफ पावर, वही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों ब्रांच इंडिपेंडेंट हो और जुडिशरी का काम अलग हो. सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कि जजेस को ऐसा नहीं कि कभी भी रिमूव कर दिया जाए ऑफिस से, उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि आप काम करिए बिना किसी डर से, आपको ऐसे इजीली कोई रिमूव नहीं कर सकता. ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, रिमूवल ऑफ जज कभी भी आसान काम नहीं होता है. अगर आपको लगे कि किसी को भी जज को ऐसे निकाल दिया जाए तो नहीं होता, ऐसा आसान काम नहीं है. इवन इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में आज तक ऐसा कोई जज नहीं है जिसको रिमूव किया गया हो बिकॉज ऑफ इनकैपेसिटी की वजह से. ठीक है, तो नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि जुडिशरी के पास इतनी सफिशिएंट फंड होने चाहिए कि बिना एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस से भी वो काम कर सके. ऐसा ना हो कि हर थोड़ी देर में उनको एग्जीक्यूटिव के कहीं ना कहीं डिपेंड होना पड़ रहा हो. तो कुछ ना कुछ ऐसा फंड उनके पास थोड़ा बहुत होना चाहिए, सफिशिएंट फंड, कि वो एलोकेट कर सके, मतलब काम कर सके बिना किसी इंटरफेरेंस के. इम्पार्शियल अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इम्पार्शियल अपॉइंटमेंट है कि जजेस को अपॉइंट करना चाहिए, जो भी जजेस अपॉइंट किए जा रहे हैं उनको ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि इस जज को अपॉइंट करना है तो हमने इस जज को अपॉइंट कर दिया, ऐसा नहीं. जिस भी तरीके से जज का अपॉइंटमेंट हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबको दिखना चाहिए एंड मेरिट बेस्ड होना चाहिए, सिर्फ कोई पॉलिटिकल बायसनेस की वजह से नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब नेक्स्ट तीसरी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कि हम किस तरीके से कहेंगे कि जुडिशरी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है. तो जुडिशरी को हम डिपेंडेंट कह सकते हैं अगर उसके अंदर ऑटोनॉमी नहीं है. ठीक है, अगर वो किसी और एंटिटी के इन्फ्लुएंस हो रही है, किसी और एंटिटी या किसी इंडिविजुअल की वजह से अपने डिसीजन में बायसनेस ला रही है या इन्फ्लुएंस हो रही है, तो हम कह सकते हैं जुडिशरी डिपेंडेंट है. ऑफ कोर्स, अब सम इंडिकेटर्स ऑफ जुडिशियल डिपेंडेंस कौन कौन से हैं. ठीक है, हम कैसे कह सकते हैं कि जुडिशरी डिपेंडेंट है. जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है, अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है तो ऑफकोर्स ये बात है इंडिपेंडेंट तो बची ही नहीं है. कि अगर जजेस को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव से या फिर लेजिस्लेटिव कि भाई इस तरीके से ही करना है तो इस तरीके से करो, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी डिपेंडेंट है. जजेस का जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिकल लॉयल्टी के बेसिस पे हो रहा है रादर देन मेरिट बेस की नहीं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू, पॉलिटिकल बेसिस के थ्रू हम जज को अपॉइंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बायसनेस है, कहीं ना कहीं जुडिशरी डिपेंडेंट है. लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, अगर बोल दिया जाए कि जजेस को कभी भी रिमूव कर सकते हैं या किसी भी बेसिस पे, मतलब फिक्स नहीं है कुछ भी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं उनका काम करने का चीज़ें का तरीका बदल जाएगा और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जुडिशरी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है. इफ़ जजेस कैन बी रिमूव्ड और ट्रांसफर्ड आर्बिट्रेरी, इट कॉम्प्रोमाइजेज देयर एबिलिटी टू मेक इम्पार्शियल डिसीजंस. ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं वो इम्पार्शियल डिसीजन नहीं लेगी, कहीं ना कहीं वो भी ऐसे लेंगे कि यार
ठीक है इसकी तरफ ले लेते हैं उसकी तरफ, तो कहीं ना कहीं बायसनेस होगी, कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी होगी। फाइनेंशियल कंट्रोल अगर एग्जीक्यूटिव ही करेगा सारा का सारा, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे डिपेंडेंट है। इफ़ जुडिशरी रिलाइज ऑन द एग्जीक्यूटिव फॉर फंडिंग इट में लीड टू इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर जुडिशियल डिसीजंस। ठीक है। प्रेशर फ्रॉम सोशल और मीडिया कैंपेन, अगर कोई सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू या पब्लिक के थ्रू कोई कैंपेन के थ्रू जजेस को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो भी आउटकम निकल के है वो भी बायस्ड हो। ठीक है। अगर जुडिशरी के अंदर ही करप्शन हो रहा है, ब्राइबरी वगैरह चल रही है, कुछ एक्सटर्नल इंसेंटिव आके कोई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे इंडिपेंडेंस खत्म हो रही है, डिपेंडेंसी आ रही है। क्यों? क्योंकि करप्शन के हिसाब से चल रही है, फ्री नहीं है डिसीजन लेते समय। ठीक है। डिले इन फिलिंग वैकेंसीज, आप जैसे देखेंगे बुक के चैप्टर के एंड में भी दे रखा था कि किस तरीके से हाई कोर्ट में भी अभी इतनी स्ट्रेंथ है बट फिर भी वैकेंसीज़ खाली है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वैकेंसीज़ में डिले है, उस वजह से भी हम कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो जुडिशरी सिस्टम को वीक कर रहा है। इफ़ द एग्जीक्यूटिव डेलिबरेटली डिलेज जुडिशियल अपॉइंटमेंट, अगर जान पूछ के ही डिला किया जा रहा है, एग्जीक्यूटिव अगर जान पूछ के जुडिशियल अपॉइंटमेंट डिले कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी की इफेक्टिवनेस कम हो रही है। इससे रिलेटेड न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी आया, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ आज के न्यूज़पेपर में, जस्ट अ सेकेंड। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज का न्यूज़पेपर है ये, जिसमें दे रखा था वी नीड डिस्टिंग्विश जूरिस्ट एज जजेस। मतलब हमें ये पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ रहा, सिंस आई एम अज्यूमिंग यू ऑल आर बिगिनर, तो हम जितना हमें पता है, जितनी आपके पास नॉलेज है, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ अ जुडिशियल सिस्टम इज़ द इफेक्टिव एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस, कि अगर हम कहें कि ऐसा जुडिशियल सिस्टम जहाँ पे आप ऐसे मान लीजिए कि टाइम पे जस्टिस मिल रही है, टाइम पे लोगों को इंसाफ मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यार जुडिशियल सिस्टम इफेक्टिव है, जुडिशियल सिस्टम अच्छा है। ठीक है। जब वहाँ पे टाइमली डिलीवरी हो रही है। दिस कैन बी अचीव इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम ओनली इफ द सिग्निफिकेंट क्राइसिस ऑफ बैकलॉग एंड वैकेंसी इज एड्रेस अर्जेंटली बाय बोथ द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट, कि ये चीज़ हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम कहें कि अपना जुडिशरी सिस्टम इफेक्टिव और टाइमली डिलीवरी करता है, जब जो भी बैकलॉग इतने सारे केसेस का हो रखा है, अगर वो सारा क्लियर कर दिया जाए अर्जेंट बेसिस पे जुडिशरी और गवर्नमेंट के द्वारा, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारा जुडिशियल सिस्टम इफेक्टिव और टाइमली डिलीवरी कर सकता है। अगर हम बात करें तो आप देखेंगे डेटा एज ऑफ 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 का जो डेटा है, यानी कि आज से 22 दिन पहले का जो डेटा है, वो ये दिखाता है कि जो 371 पोस्ट है ऑफ 1122 पोस्ट सैंक्शन अक्रॉस द हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री रिमेन वेकेंट। ठीक है। इतनी पोस्ट में से इतनी पोस्ट तो आज भी हाई कोर्ट में खाली है। ठीक है। इवन हमें क्या दिखा रहा है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट फंक्शन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट फंक्शंस एट ओनली 50% ऑफ इट्स टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ, कि इलाहाबाद में अगर मान लीजिए 100 सीट्स है तो अभी भी सिर्फ 50 ही सीट भरी हुई है, तो इलाहाबाद का कोर्ट भी बिना आधी स्ट्रेंथ तो खाली है हाई कोर्ट में। ठीक है। नेचुरली दिस हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन दी ऑलरेडी अलार्मिंग लेवल ऑफ बैकलॉग। ऑफकोर्स ही बात है, अगर इतने ही वैकेंसी खाली होगी तो कहीं ना कहीं जितने भी केसेस होंगे वो तो बैकलॉग बनाएंगे ही बनाएंगे ना। तो वही बोल रहा है कि नेचुरली देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जो बैकलॉग बन रहा है, एज मिलियंस ऑफ पीपल हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर जस्टिस। बहुत सारे लोगों को, मिलियंस ऑफ लोगों को वेट करना पड़ता है जस्टिस लेने के लिए। कहीं ना कहीं देयर फेथ इन द जुडिशियल सिस्टम इज इरोडिंग। इस वजह से हम कह सकते हैं जो भरोसा है जुडिशियल सिस्टम से कहीं ना कहीं पब्लिक का ख़त्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत डिले हो रहा है हर डिसीजंस में, हर कोर्ट के आप कह सकते हैं केस को सॉल्व करने में। ऑल्दो दिस हैज़ बीन अ पेरिनियल इशू, मतलब एक हमेशा से ये इशू चल रहा है दैट देयर आर नाउ अबाउट 60 लाख केसेस पेंडिंग अक्रॉस ऑल द हाई कोर्ट, एन एस्टॉनिशिंग नंबर। ठीक है। कि आज के टाइम पे अगर हम बात करें डेटा की, तो हाई कोर्ट में आज के टाइम पे 60 लाख केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग है अभी भी। बहुत बड़ा फिगर है ये। टू सॉल्व दिस वी नीड बोथ इमीडिएट रेमिडियल स्टेप्स एंड रिफॉर्मेटिव मेजर्स, कि इनको सॉल्व करने के लिए कि ये 60 लाख केसेस सॉल्व हो, उसके लिए एक रेमिडियल स्टेप लेना भी ज़रूरी है स्टेप, और एक रेफॉर्मेटिव मेजर्स। अब रेमिडियल स्टेप क्या क्या ले सकते हैं, रेफॉर्मेटिव मेजर क्या क्या ले सकते हैं, वो वैसे तो इस पूरे आर्टिकल में मेंशन है। ठीक है। तो अभी तो आप लोगों को नहीं समझ आएगा, तो इसलिए मैं इसको डीप में ज़्यादा लेके भी नहीं जा रही, बट इतनी चीज़ थी जो आपको समझ आ सकती है। फिर भी अगर किसी को पॉलिटी में इंटरेस्ट है तो ये आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में ओपिनियन वाले पेज में, जो कि आपका पेज नंबर 7 है, उसमें ये आया है, वी नीड डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट एज जजेस। ठीक है। आप पढ़ सकते हैं। ओके। तो अभी हम नोट्स में चलते हैं, जिसमें हमने देखा कि इफ़ द एग्जीक्यूटिव डेलिबरेटली डिलेज जुडिशियल अपॉइंटमेंट इट कैन वीकन द जुडिशरीज इफेक्टिवनेस। ठीक है। लैक ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ पावर, लैक ऑफ इन्फोर्समेंट पावर की अगर मैं बात करूँ, लैक ऑफ इन्फोर्समेंट पावर का मतलब यही हो गया कि इफ़ जुडिशियल रूलिंग्स आर नॉट इन्फोर्स बाय द एग्जीक्यूटिव, अगर हम कहें कि जुडिशियल जो काम कर रहा है अगर वो एग्जीक्यूटिव के हिसाब से नहीं चल रहा हो, इन्फोर्स नहीं कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं जुडिशियल अथॉरिटी तो अंडरमाइन हो जाएगी, कहीं ना कहीं जुडिशियल अथॉरिटी रहेगी नहीं।
ठीक है। सो कंक्लूजन में यही है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ वाइटर फॉर डेमोक्रेसी एज इट इंश्योर्स जस्टिस एंड अपहोल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। ठीक है। सो जुडिशियल डिपेंडेंस की अगर मैं बात करूँ ऑन द अदर हैंड, कॉम्प्रोमाइज़ करता है कहीं ना कहीं फेयरनेस और क्रेडिबिलिटी ऑफ द जस्टिस सिस्टम। ठीक है, क्रेडिबिलिटी नहीं रहती इतनी, फेयरनेस भी नहीं मिलती, लीडिंग टू अ लैक ऑफ ट्रस्ट अमंग सिटीजन्स। देयरफॉर स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल जुडिशियल इंडिपेंडेंस आर एसेंशियल फॉर अ रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज असेंशियल टू डेमोक्रेसी। अब ये क्वेश्चन ना आपके शुरू के 2 क्वेश्चन से और जो चैप्टर में पढ़ा है वही है सेम, कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों है। एक बार फिर भी हम देख लेते हैं, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। देखिए, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज असेंशियल टू डेमोक्रेसी बिकॉज इट सर्व एज द कॉर्नर स्टोन फॉर अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर अमंग द ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना डेमोक्रेसी में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जुडिशरी का काम है कि लॉ को अपहोल्ड करना, इंडिविजुअल की राइट्स को प्रोटेक्ट करना, एंड जो भी पावर है अलग अलग ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट में, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव में, उसको बैलेंस को चेक करना कि सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा, चेक्स एंड बैलेंस। सो पहला पॉइंट वही है, इंश्योरिंग रूल ऑफ लॉ। मैं रीड कर रही हूँ क्योंकि सेम चीज़ें लिखी हुई है। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंश्योर्स दैट लॉज आर अप्लाइड फेयरली एंड कंसिस्टेंटली, प्रिवेंटिंग आर्बिट्रेरीनेस एंड मिसयूज ऑफ पावर. It holds individuals, organizations and the government accountable to the law, reinforcing the principle that no one is above the law. कि कोई भी इंसान लॉ से ऊपर नहीं है, हर कोई इक्वल है लॉ के लिए. ठीक है, समझ आ गई बात. दूसरी बात है सेफ गार्डिंग फंडामेंटल राइट. ये हमें पहले से पता है कि डेमोक्रेसी गारंटी करता है कि फंडामेंटल राइट्स हर सिटीजन्स को, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, इक्वालिटी हो, पर्सनल लिबर्टी हो. और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का काम है कि वो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करे, ये देख के कि कोई भी अगर वायलेट कर रहा है, कोई भी अगर वायलेशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं रेमेडीज़ वगैरह देके कहीं ना कहीं इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए. सो अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और जो पावरफुल एंटिटीज़ होंगी कुड इन्फ्रिंज अपॉन दीज राइट्स अनचेक्ड. ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी तो गवर्नमेंट और पावरफुल एंटिटीज़ वगैरह इन पे देखेंगे कि कहीं ना कहीं राइट्स लोगों की वायलेट हो सकती है. तो कोर्ट का काम है ये चेक करने का कि राइट्स लोगों की जो है बीइंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री वो वायलेट ना हो. मेंटेनिंग सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब हम पढ़ चुके हैं. In a democracy, the separation of power ensures that the executive, legislature and the judiciary function independently and act as a checks on each other. So the judiciary plays a critical role in preventing overreach by the other branches, ensuring that power is not concentrated in any one entity. तो जुडिशरी का काम है ये देखने का कि पावर किसी एक के हाथ में ना जाए बल्कि सबके पास अपनी अपनी पावर हो. डिस्प्यूट्स को फेयरली सॉल्व करना. आर डेमोक्रेसी थ्राइव्स व्हेन कॉन्फ्लिक्ट वेदर बिटवीन इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और द गवर्नमेंट आर रिजॉल्व इम्पार्शियली. हम तभी कहेंगे कि डेमोक्रेसी है इन हमारे जुडिशियल सिस्टम में जब सारे के सारे जो केसेस वगैरह सॉल्व हो रहे हैं, डिस्प्यूट सॉल्व हो रहे हैं, वो इम्पार्शियल हो. ऐसा ना हो कि किसी चीज़ पे बायसनेस आ रही हो. ठीक है. एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रोवाइड अ न्यूट्रल प्लेटफॉर्म टू सेटल डिस्प्यूट विदाउट बायस और फेवरेटिज्म. ठीक है. माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना और वल्नरेबल ग्रुप को प्रोटेक्ट करना. डेमोक्रेसी के अंदर द मेजॉरिटीज विल ऑफन प्रिवेल्स बट द जुडिशरी इंश्योर्स दैट माइनॉरिटी राइट्स आर नॉट ट्रैम्पल्ड अपॉन. देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर हालांकि मेजॉरिटी सिस्टम चलता है कि जो मेजॉरिटी वो सरकार जीती है, बट ये भी ध्यान में रखता है जुडिशरी की माइनॉरिटी की राइट्स भी खराब ना हो, माइनॉरिटी की राइट्स भी वायलेट ना हो, माइनॉरिटी को भी कंसीडर किया जाए. ठीक है. इट एक्ट एज द गार्डियन फॉर द मार्जिनलाइज ग्रुप. ठीक है, गार्डियन की तरह एक्ट करता है किन के लिए? मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए. क्योंकि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है तो मेजॉरिटी के हिसाब से चलता है ना सिस्टम, कि जिस सरकार की मेजॉरिटी होगी वो जीत गया. तो मेजॉरिटी का तो सुन लिया, बट माइनॉरिटी का क्या होगा? तो माइनॉरिटी के लिए भी ये कोर्ट जुडिशरी इंश्योर करता है कि उनका भी ध्यान रखा जाए, उनको भी इक्वालिटी और जस्टिस दी जाए. प्रिवेंटिंग टेरेनी एंड अब्यूज़ ऑफ पावर, कि किसी भी तरीके का क्रूअल नेचर अगर हो रहा है, किसी भी तरीके का पावर की अब्यूज़ की जा रही है, तो उसको किसका काम है प्रिवेंट करने का? जुडिशरी का काम है. एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी सर्व्स एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द अथॉरिटेरिज्म बाय इंश्योरिंग दैट द गवर्नमेंट डज नॉट मिसयूज इट पावर. It checks executive actions and laws passed by the legislature, striking down those that violate constitutional principles. ठीक है. पब्लिक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए काम आता है. ठीक है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी का काम क्या है? ट्रस्ट लाना लोगों के अंदर इन लीगल सिस्टम के लेके एंड डेमोक्रेसी को लेके बाय इंश्योरिंग फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड इम्पार्शियलिटी इन डिसीजन मेकिंग. ठीक है. सिटीजन आर मोर लाइकली टू रिस्पेक्ट एंड अबाइड बाय द लॉ. सिटीजन क्या करेंगे? अगर भरोसा होगा लीगल सिस्टम में तो कहीं ना कहीं हम लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे लॉज की, कहीं ना कहीं हम लॉ को फॉलो भी करने की कोशिश करेंगे अगर हमें लगेगा कि जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंट है और ऐसे ही है ना. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत ज़रूरी है. देखिए, अगर हमारे देश में कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो सुपरवाइज़ करे कि कोई भी लड़ाइयाँ हो जाए, झगड़े हो जाए, उसको देखने के लिए कोई है ही नहीं. ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन ही ना हो जो इन कानून लेके आए कि अगर कुछ ऐसा एक्शन हो रहा है सोसाइटी में तो इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, ये बंदा होना चाहिए सुपरवाइज़ करने के लिए. तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाएगी.
आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, क्लास में एक मॉनिटर का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर क्लास में मॉनिटर नहीं है, मान लीजिए टीचर नहीं आई हुई है, मॉनिटर का काम क्या है, मॉनिटर को देखना कि बच्चे शोर ना करे, लड़ाई वड़ाई ना करे। अगर मॉनिटर नहीं है, लड़ाई वड़ाई होती रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे क्लास की जो पीस है वो वायलेट हो रही है। तो इसी तरह इकोनॉमी के टर्म्स में अगर हम बात करें, पूरे नेशन के टर्म्स में, कि अगर जुडिशरी नहीं है जो गाइड करेगी, जो सुपरवाइज करेगी, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ख़राब हो जाएगी। तो एक डेमोक्रेसी के अंदर अगर हम कह रहे हैं कि जुडिशरी है इंडिपेंडेंट, तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आ रहा है कि इन्वेस्टर्स और इवन बिजनेसेस ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं डेमोक्रेसी में जब एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो गारंटी करता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी राइट्स एंड लॉज इन अ फेयर एंड प्रेडिक्टेबल मैनर, कि उनको लगेगा हाँ यार, जो भी लॉ लेके आएगी, जो भी सुप्रीम कोर्ट लेके आएगा, जो भी कोई भी कोर्ट लेके आएगा, वो फेयर होगा, जस्टिस होगा। ठीक है। रियल वर्ल्ड की अगर हम बात करें, रियल वर्ल्ड इंपॉर्टेंस की, जैसे इंडिया का एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि जुडिशरीज इंडिपेंडेंस हैज़ बीन क्रूशल इन प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स राइट एंड स्ट्राइकिंग डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और इवन एग्जीक्यूटिव एक्शंस। जैसे केशवानंद भारती केस एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप ऐसे बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में है ये केस। ठीक है। केशवानंद भारती केस ऐसा केस है जो आप हर डेली न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, हर बार ऑलमोस्ट आता है, और इवन बुक में भी हम पढ़ेंगे। इसके लिए जो अभी तो आप ऐसे समझ लो कुछ है केशवानंद भारती केस, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे एक या इस नेक्स्ट लेक्चर में या फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में, बट हम ये पढ़ेंगे अभी। तो वही है कि जैसे कि रियल वर्ल्ड इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस लाने की कोशिश की सिटीजन्स को लेके, तो केशवानंद भारती केस भी जैसे आया। इवन यूनाइटेड स्टेट में भी एक लैंडमार्क केस था, ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो दिखाता है कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट जुडिशरी ने प्रोटेक्ट करी राइट्स एंड प्रमोट किया सोशल जस्टिस। ठीक है, ये था। सो कंक्लूजन में यही है, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज वाइटल टू डेमोक्रेसी बिकॉज इट इंश्योर्स दैट लॉज आर अप्लाइड इम्पार्शली, राइट्स आर सेफ गार्डेड एंड द बैलेंस ऑफ पावर इज मेंटेन। बिना जुडिशियल इंडिपेंडेंस के डेमोक्रेसी रिस्क डिवॉल्विंग इनटू अथॉरिटेरियनिज्म, कि अगर डेमोक्रेसी होने के बाद भी अगर जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियनिज्म होगा, मतलब कोई एक बंदा होगा जिसकी अथॉरिटी चल रही होगी, जो रूल कर रहा होगा, या फिर मॉब रूल होगा, कहीं ना कहीं फिर वो जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम की तरफ नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गई बात। लास्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट एनी ऑर्डिनरी सिटीजन स्टैंड्स अ चांस अगेंस्ट अ पावरफुल पॉलिटिशियन इन जुडिशरी? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई, हम बोले जुडिशियल सिस्टम में कोई पावरफुल पॉलिटिशियन है जिसका रूल चल रहा है, या पावरफुल पॉलिटिशियन है जिसके हिसाब से बायस हो रहे हैं जुडिशियल सिस्टम, तो क्या उस केस में अगर कोई ऑर्डिनरी सिटीजन जा रहा है तो क्या उसके पास चांस है कि वो अपने लिए लड़े या उसको इंसाफ मिलेगा? इस तरीके से ये क्वेश्चन कुछ कह रहा है। अगर हम थ्योरी में बात करें, लिखी हुई चीज़ तो यही कहते हैं कि यार जुडिशरी सबके लिए बराबर है, बायसनेस नहीं है, बट रियलिटी में क्या होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर हम कह रहे हैं कोई पावरफुल पॉलिटिशियन है। ठीक है। सो इन थियोरी द जुडिशरी इज मेंट टू प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस, वेल्थ और पावर, बट हाउएवर इन प्रैक्टिस हम कह सकते हैं इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन टू स्टैंड ऑन इक्वल फुटिंग विद अ पावरफुल पॉलिटिशियन इन द जुडिशियल सिस्टम ड्यू टू द सेवरल सिस्टमिक चैलेंजेस। क्यों, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन को? रिसोर्सेज का एक्सेस। यहाँ रिसोर्सेज का एक्सेस का मतलब ये नहीं है कि हम खाने पीने की बात करें, यहाँ पे बात करें फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, यानी कि मनी की। कि देखिए पॉलिटिशियंस के पास बहुत पैसा होता है, तो पैसा खिला के भी आप ऐसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के पास बहुत सारा पैसा होना डिफिकल्ट हो जाता है, तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होता है। सो पॉलिटिशियंस ऑफन हैव सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज अलाउइंग देम टू हायर टॉप लीगल टीम्स, क्योंकि इन पर इतना पैसा होता है कि बड़े बड़े लीगल टीम हायर कर लेते हैं। ठीक है, कोर्ट में लड़ाइयाँ भी लड़ने के लिए उनके पास पैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एडवांटेजेस होते हैं। बट वहीं ऑर्डिनरी सिटीजन के पास इतने स्किल लॉयर मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत महंगे लॉयर होते हैं। ठीक है और फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग होते नहीं हैं। तो वही है, extend court battles and use technicalities to their advantage, but ordinary citizens may lack the financial means to afford prolonged legal proceeding or even skilled lawyers. ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस और कनेक्शंस की। पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, उनके बहुत कनेक्शंस होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके, आप ऐसे कह सकते हैं फ्रेंड्स सर्कल में हो सकते हैं, आईएएस वगैरह और ब्यूरोक्रेटिक लोग जो होते हैं। बट ऑर्डिनरी सिटीजन्स के इतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट होना, कनेक्शन होना डिफिकल्ट हो जाता है। सो पॉलिटिशियंस में एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर लॉ इन्फोर्समेंट, प्रोसिक्यूटर्स एंड इवन ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस टू टिल द केस इन देयर फेवर, कि वो अपने फेवर में वो केस लेके आ सकते हैं क्योंकि उनके पास कनेक्शंस है। दे में ऑल्सो यूज़ देयर कनेक्शन टू डिले केसेस, हो सकता है कि कनेक्शन को यूज़ करके केस डिले करा दें, टैम्पर विद एविडेंस और इवन इंटीमेट विटनेस। तो इस तरीके की वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कनेक्शंस का यूज़ करके। ठीक है। जस्टिस में डिले देखिए, जुडिशियल प्रोसेस आपको पता है बहुत लेंथी होते हैं, लंबे होते हैं और इवन बहुत टाइम लगता है, स्पेशली उन कंट्रीज़ में जितने इतने ओवरबर्डन कोर्ट्स हैं कि इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं। जैसे अभी हमने देखा कि 60 लाख केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है, तो जुडिशियल प्रोसेस जो है लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है, स्पेशली उन कंट्रीज़ में जिसमें कोर्ट में इतने केस पेंडिंग हो।
तो डिले जो है कहीं ना कहीं ऑफन वर्क अगेंस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स। अब ऑर्डिनरी सिटीजन्स फॉर एग्जांपल कोई भी एक आम आदमी जा रहा है कोर्ट में जस्टिस लेने, अब वहीं केस इतना डिले हो रहा है कि 2 to 3 साल तक उनको लटकाया जा रहा है कि 3 साल बाद सॉल्व होगा, तो कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी सिटीजन जो केस सॉल्व कराने जा रहे हैं उनका ट्रस्ट चला जाता है, ठीक है। और इतना उनके पास पैसा नहीं है कि 3 साल तक वो चक्कर काटे, 3 साल तक वो अपने लिए फ़ाइट करे, तो ये दिक्कत आती है। सबसे बड़ी दिक्कत है डिले आना। तो डिले ऑफन वर्क अगेंस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स हु मे लैक द स्टैमिना और रिसोर्सेज टू सस्टेन अ प्रोलॉन्ग फाइट। इंटिमिडेशन एंड थ्रेट्स, कि पॉलिटिशियंस कई बार क्या करते हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन्स को ले आप ऐसे कह सकते हैं थ्रेट देना, धमकी देना, ठीक है, उनको डिस्करेज करना कि आप इंसाफ नहीं लड़ो। जैसे मान लीजिए कोई जस्ट फॉर एन एग्जांपल कोई एक पुअर फैमिली का बेटा है या उनकी बेटी है और एक रिच पॉलिटिशियन का बेटा है, लड़की के साथ कुछ गलत हुआ उनकी, ठीक है, उन्होंने पुअर फैमिली की लड़की के साथ कुछ गलत किया और लड़की वाले अगर कोर्ट में जा रहे हैं केस लड़ने, तो हो सकता है भाई पावरफुल पॉलिटिशियन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, हम आपको पैसे दे देंगे बट आपको कोर्ट में नहीं जाना। तो इस तरीके से मैनिपुलेशन, थ्रेट्स देना। सो पॉलिटिशियन यूज़ करते अपनी पावर टू इंटिमिडेट ऑर्डिनरी सिटीजन, देयर फैमिलीज और इवन विटनेस इन्वॉल्व इन द केस, डिस्करेजिंग देम फ्रॉम परसुइंग जस्टिस, कि आप जस्टिस ना लें। जैसे आपने तारक मेहता भी अगर देखा हो, आई नो यू मस्ट हैव सीन, जिसमें कुछ एक गैंग थी ना, उसका केस था जिसमें दया को समथिंग कुछ बोला जा रहा था कि आप क्या कहते हैं उसको, इंसाफ बताना नहीं है, सच नहीं बताना ना, उस तरीके से कोर्ट में मत जाना, ये सब चीज़ें। तो वही है कि ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है। मीडिया इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस का एक्सेस होता है मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी, तो कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ मीडिया को ले लेती है टू शेप पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर। पर ऑर्डिनरी सिटीजन के पास इतने रीच है नहीं कि वो अपनी साइड दिखाए स्टोरी का, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ती है ऑर्डिनरी सिटीजन्स को। बट क्या ऑर्डिनरी सिटीजन जीत सकते हैं अपने लाइक पावरफुल पॉलिटिशियंस के अगर पावरफुल पॉलिटिशियंस उनकी दूसरी साइड है, और तो क्या ऑर्डिनरी सिटीजन का जीतना है, इवन वो सही हो तो। सो डिस्पाइट दीज चैलेंजेस ऑर्डिनरी सिटीजन्स कैन एंड हैव सक्सीडेड, कर भी हो, जीत भी सकते हैं और इवन जीते भी हैं कुछ पावरफुल पॉलिटिशियंस के केस में, अगर जुडिशरी पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट है। अगर जुडिशरी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है पावरफुल पॉलिटिशियन से, तो एक ऑर्डिनरी सिटीजन जीत सकता है। अगर कोई कोर्ट बिना किसी डर के, बिना किसी फेवर के काम कर रही है, इम्पार्शियल जजमेंट दे रही है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इवन इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स भी इनको इम्पैक्ट नहीं कर सकते। रूल ऑफ लॉ अगर सबके लिए प्रिवेल है तो हम कह सकते हैं येस। इन कंट्रीज विद अ रॉबस्ट लीगल फ्रेमवर्क इवन पावरफुल पॉलिटिशियंस आर सब्जेक्ट टू द लॉ। For instance, cases involving corruption or even abuse of power have resulted in convictions of prominent figures, ठीक है। Public और media support, अगर when the public and media rally behind a case, it can increase scrutiny and pressures on the judicial system, कि अगर ऑर्डिनरी सिटीजन को पब्लिक का सपोर्ट और मीडिया का सपोर्ट मिलेगा तो कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम पे प्रेशर आएगा कि उनको फेयरली काम करना है, उनको बायस नहीं होना है। सिविल सोसाइटी एंड लीगल एड की अगर मैं बात करूँ, NGOs वगैरह जो हैं, लीगल एड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, एक्टिविस्ट हैं, अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं ऑर्डिनरी सिटीजन को उनकी लड़ाई में, उनकी जस्टिस दिलाने के लिए, उनको रिसोर्स प्रोवाइड करने में, उनको एडवोकेट प्रोवाइड करने में, तो कहीं ना कहीं वो केस जीत सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जैसे इंडिया में बहुत सारे केसेस PIL के फाइल हुए हैं, जैसे हमने मिड डे मील वाला भी देखा था, ठीक है। ऑर्डिनरी सिटीजन एंड एक्टिविस्ट ने कहीं ना कहीं सक्सीड किया है पावरफुल पॉलिटिशियन को लेके। जैसे एक केस है बहुत फेमस, जेसिका लाल मर्डर केस। जेसिका लाल मर्डर केस में भी यही हुआ था कि पब्लिक बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया, पब्लिक ने मीडिया का प्रेशर करवाया, ठीक है, कि हमें जस्टिस चाहिए एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए। कोई एक इंडिविजुअल, इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स को लेके वो केस था, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल में दिया था ना, पुअर और ऐसा, तो उसी तरीके का ये केस था। तो जेसिका लाल मर्डर केस बहुत फेमस है, जिसमें आप ये याद भी रख सकते हैं कि किस तरीके से ऑर्डिनरी सिटीजन जीते थे वहाँ पे। दूसरे केस में कौन था, पॉलिटिशियंस, पावरफुल पॉलिटिशियंस। सो वाइल इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स बोल सकते हैं। सो वाइल इट इज़ अनडाउटली चैलेंजिंग फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन टू स्टैंड अगेंस्ट अ पावरफुल पॉलिटिशियन, कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए कि वो एक पावरफुल पॉलिटिशियन के सामने अपने कोर्ट में लड़ रहा हो, जुडिशरी में। बट ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है, लड़ सकता है। आउटकम डिपेंड करता है कि लीगल सिस्टम कैसा है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है, पब्लिक का सपोर्ट है या नहीं है, मीडिया का सपोर्ट है या नहीं है, और इंडिविजुअल की कितनी डिटर्मिनेशन है, मतलब जिसके साथ हुआ है कुछ गलत तो वो कितना डिटरमाइन है कि वो केस लड़ना चाहता है। फॉर द ट्रू इक्वालिटी बिफोर द लॉ सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स आर नीडेड टू मिनिमाइज डिलेज। अगर हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सबको इक्वालिटी मिले, कहीं ना कहीं सबको जस्टिस मिले, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डिले कम से कम हो, लीगल एड सबको प्रोवाइड किया जाए और हर एक सिटीज़न को प्रोटेक्ट किया जाए कि किसी भी तरीके से वो इन्फ्लुएंस ना हो, कोर्ट को इन्फ्लुएंस ना करे, ठीक है। समझ आ गई बात। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने किए हैं और मुझे कुछ बच्चों के आंसर्स भी आए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी जो भी बच्चे मुझे आंसर्स भेज रहे हैं। एंड जो भी बच्चे नहीं भेज पा रहे हैं, प्लीज़ कोशिश करिए कि आप लोग भी भेजें,
सेम व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। इवन अगर आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते तो टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप, हमारी टेलीग्राम आईडी है, टेलीग्राम आईडी मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, इट्स content_admins, जो आपको मिलेगी व्यास IAS सपोर्ट के नाम से। यहाँ पे आप भेज सकते हैं इवैल्यूएशन के लिए कि आप कैसे आंसर्स लिख रहे हैं, सो दैट मुझे भी आइडिया लगे कि आप लोग की परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका आंसर्स आना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। एंड उसके अलावा टेलीग्राम पे आपको पता होगा अब तक कि पोल डल रहे हैं, वो पोल सॉल्व करते रहिए, वो आपके रिवीजन के लिए हैं, क्योंकि हम जितना आगे बढ़ते रहेंगे हम उतना पुराना भूलते रहेंगे। हम पुराना ना भूलें उसके लिए ही वो पोल डले हैं, जिसमें मैंने क्लास 6 के पूरे पोल सारे चैप्टर्स के डल चुके हैं, चैप्टर 9 तक डल चुके हैं। अब हम बहुत जल्द क्लास 7 भी शुरू करेंगे। ठीक है, बट आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर वो मेरी मेहनत भी वेस्ट है। ठीक है, सो कोशिश करिए कि आप लोग जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, जितना ज़्यादा मेरे से डिस्कशन करें व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे, आई विल फील हैप्पी। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।